हेलो एवरीवन। टारगेट फॉर आईक्यू में आप सभी का स्वागत है। यहाँ मैं आपको एक बार अनाउंस करना चाहूँगी कि हमारा आरजेएस का बैच 1 कंप्लीट हो चुका है। बैच 2 स्टार्ट होने जा रहा है, 1 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और यहाँ हलचल चालू हो चुकी है राजस्थान में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, 2-3 दिन पहले नए सर्विस रूल्स और ईडब्ल्यूएस को लेकर रिजर्वेशन वाला नोटिफिकेशन भी आ चुका है, वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप सभी देख सकते हैं। उसमें एडीजे के कैडर के जो भी हैं सीट्स एंड सिलेबस और सिविल जज वाला, ये सब चीज़ें भी वहाँ बताई गई हैं। तो आप सब देख लें। तो हाई कोर्ट में डेली मीटिंग्स वगैरह और ये सब पे चर्चा हो रही है। बहुत जल्द नोटिफिकेशन आ जाएगा और बिल्कुल आपकी सही तैयारी, अच्छी तैयारी वो वही होती है उस बच्चे की जो बिफोर नोटिफिकेशन क्या कर लिया हो, जिसने अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया हो। नोटिफिकेशन आने के बाद आप भागते हैं, कोचिंग करते हैं, ज्वाइन करते हैं, बैचेस तैयारी करते हैं, उसमें पैनिक होने के अलावा और कुछ नहीं मिलता है। अभी आज आप 1 सितंबर से तैयारी स्टार्ट भी करते हैं तो 2-3 महीने में आपका कोर्स कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको 2-3 महीने रिवीजन, प्रैक्टिस, डाउट सॉल्विंग सब चीज़ों के लिए मिलेंगे। ठीक है। बाकी कुछ बच्चे तो होते ही हैं जो 15 दिन पहले भी ज्वाइन करते हैं, क्या कर सकते हैं। तो आई होप आप सभी ने मेरा आरजेएस का जो पहले वाला जो था रेंट कंट्रोल का वीडियो देखा होगा। नहीं देखा तो उसका लिंक नीचे आपको मिल जाएगा, आप वो देखें। उसके कंटिन्यूएशन में ये दूसरा वीडियो है हमारा और बैच भी स्टार्ट हो चुका है, आप चाहें तो उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जो हम देखते हैं सबसे पहले डेफिनेशन, यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन बनता ही बनता है। 2A में जो एमिनिटीज थी, 2A में जो एमिनिटीज हैं, सुख सुविधाएं है ना, देखो। और आपको बेयर एक्ट रटने की जरूरत नहीं है, एज इट इज शब्दों में शब्द, शब्द पे शब्द, है ना, ऐसा कुछ रटने की जरूरत नहीं है। हम आपको बेयर एक्ट ईजी बनाएंगे। जो मेरे बैच में स्टूडेंट हैं वो जानते हैं कि बेयर एक्ट उनके लिए अब कितना ईजी हो चुका है। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं सुख सुविधाओं में क्या है। सबसे पहले तो इंक्लूड्स है, इसके अंदर इंक्लूड किया गया है, एग्जॉस्टिव नहीं है ये। और ये सब तो देखो इंटरप्रिटेशन की बात है, बैच ज्वाइन करोगे तब समझाऊंगी क्या होती है इंक्लूड्स की मतलब क्या होता है, मीन्स वाली डेफिनेशन का मतलब। तो क्या इंक्लूड्स है, सबसे पहले सप्लाई ऑफ वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, पैसेज आने जाने का रास्ता, स्टेयर केसेस। अब देखो कोई किराए पे लेगा ऊपर का मंजिल, तो ये थोड़ी कि जाने आने का सीढ़ियाँ नहीं मिलेगी, कहाँ से जाएगा। फिर है नेचुरल लाइट जो होती है, टेलीफोन, टीवी, केबल सर्विसेज, ये सब भी। हाँ, आजकल तो वाईफाई भी मिलने लग गया है बेंगलुरु वगैरह में। जो हमारे रिलेटिव्स रहते हैं वो कहते हैं वाईफाई भी इंक्लूड देते हैं, उसके पैसे लेते हैं। ठीक है। हिंदी में देख लो, जल विद्युत प्रदाय, आवागमन, सीढ़ियाँ, प्रकाश, ये सब इंक्लूड है इसमें। सबसे पहले तो 2A क्वेश्चन आएगा, एमिनिटीज में क्या इंक्लूड है, ये सब चीजें। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो है लैंडलॉर्ड की। और आप देख सकते हैं मैंने लैंडलॉर्ड और टीनेंट को दोनों को बिल्कुल आमने सामने लिखा है, इसलिए ताकि कंपैरिजन हो जाए और साथ के साथ याद हो जाए। दोनों बिल्कुल एक साथ ही याद हो जाती है ना, स्मार्ट स्टडी किया करो। और इस तरह शॉर्ट शॉर्ट में ही आप बना लोगे ना पेजेस, तो 3 पेज 4 पेज में आपके माइनर और बड़े बड़े जो एक्ट हैं आईपीसी सीआरपीसी वो 10-10 पेज में बन जाएंगे। और मैं आपको बताती हूँ कि जिस दिन पेपर आप देने जाओगे, लेट सपोज 10 बजे पेपर है या दोपहर में पेपर है, तो विद इन 3 आवर्स आप पूरा सिलेबस किसी भी स्टेट का, बता दूं किसी भी स्टेट का पूरा सिलेबस रिवाइज कर सकते हो अगर आपने इसे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो। अब बेरेक्ट लेके बैठोगे तो 3 घंटे में पूरा सीपीसी बेरेक्ट नहीं हो सकता। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास लैंडलॉर्ड की जो डेफिनेशन है, एनी पर्सन हु इज रिसीविंग, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या रिसीव कर रहा है, क्या रिसीव कर रहा है, और एंटाइटल टू रिसीव। ठीक है। क्या रिसीव करने के लिए, रेंट, पैसा, किराया जो देते हैं वो लेने के लिए या तो रिसीव कर रहा है या एंटाइटल है, हकदार है। कब, एज ऑन हिज ओन अकाउंट और एज एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन, रिसीवर। और हु वुड बी एंटाइटल, अगर वो देता किराए पे, ये देता रेंट, सॉरी अगर वो अपना किराए पर देता प्रीमाइसेस, तो वो क्या होता, रेंट के लिए एंटाइटल होता। प्रीमाइसेस अगर देता तो क्या होता, रेंट लेने का हकदार होता। ठीक है। तो ऐसा कोई व्यक्ति जो रिसीव कर रहा है अभी, या एंटाइटल है रिसीव करने के लिए, एज हिज ओन अकाउंट और एज एजेंट, ट्रस्टी, गार्जियन और रिसीवर। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है। अब आ जाते हैं हम टीनेंट की। 2I में है सबसे पहले तो। ठीक है, किसमें है, 2I में। मुसीबत होती है ना, 2I मुसीबत, किराएदार को रखते हैं ना तो मुसीबत ही होती है। देखो फिर है नेक्स्ट वन, क्या कहता है, अ पर्सन बाय हुम और ऑन हुज बिहाफ रेंट इज पेबल। इसीलिए मैंने इस डेफिनेशन को बिल्कुल आमने सामने लिखा है। इसमें क्या लिखा है, हु इज रिसीविंग और एंटाइटल टू रिसीव। जो लेने का हकदार है वो तो क्या है, लैंडलॉर्ड, लेना लैंडलॉर्ड। ठीक है। और जो टीनेंट है वो क्या है, रेंट इज पेबल, जो देने का हकदार है। ठीक है, जिसे पे करना है और इसे रिसीव करना है। दोनों को मैं वर्ड समझ के, रिसीव एंड पेबल।
किस चीज के लिए? फॉर एनी प्रीमाइसिस टू हिज लैंडलॉर्ड, जो उसके लैंडलॉर्ड का प्रीमाइसिस है उसके लिए। अब आ जाता है इंक्लूड, यहाँ से क्वेश्चन 100% बनता है इंक्लूडिंग से, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिए। देखो क्या इंक्लूड है, अ पर्सन हु, मतलब ऐसा कोई व्यक्ति जो एविक्शन, निकाल दिया गया है उसके बाद भी पोजीशन में है तो वो एंटाइटल है। उसके बाद आता है इन केस ऑफ डेथ, ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, ये वाला कंसेप्ट आप समझो। अगर टीनेंट की मृत्यु हो गई, उस मृत्यु होने के पश्चात कौन कौन से व्यक्ति क्या कहलाएंगे? टीनेंट कहलाएंगे। तो देखें, फॉर रेजिडेंशियल पर्पस एंड कमर्शियल पर्पस, ज्यादा नहीं है, बस बैरक में लिखा था तो इसलिए मैंने मेंशन कर दिया, कहीं बच्चा कोई कंफ्यूज ना हो जाए। तो देखें, दोबारा से यहाँ पे ऐसे कर देती हूँ, ये देखो, डेथ होने पर टीनेंट की रेजिडेंशियल पर्पस से एंड कमर्शियल पर्पस से हम देखेंगे। सबसे पहला है स्पाउस। स्पाउस आप जानते ही हैं किसे कहते हैं? जीवन साथी। हाँ, जैसे हस्बैंड है तो हस्बैंड का स्पाउस कौन हुआ? वाइफ। वाइफ है तो वाइफ का स्पाउस कौन हुआ? हस्बैंड। ठीक है, स्पाउस आएगा सबसे पहले। सन, डॉटर, मदर, फादर। ठीक है, क्लियर। हु हैड बीन ऑर्डिनरी रिजाइडिंग, जो उसके साथ रह रहे हों, और कैरी बिजनेस, ये इसलिए लगा दिया क्योंकि कॉमर्शियल वाला है ना, तो दो अलग सेंटेंस थे इसलिए मैंने एक में बना के लगा दिया, कैरी बिजनेस विद हिम, उसके साथ, किसके साथ? टीनेंट के साथ। इन सच प्रेमाइसिस, उस प्रेमाइसिस में जो क्या है, किराए पे ले रखा है। एज हिज फैमिली मेंबर रह रहे थे, कौन? स्पाउस, सन, डॉटर, मदर, फादर। और वर्क कर रहे थे, बिजनेस कर रहे थे, कब? अप टू द डेथ। कब तक कर रहे थे? अप टू द डेथ। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? आप सोच रहे हो कि मैम पागल हो गई? नहीं, मैम पागल नहीं हुई। एग्जाम में आ चुका क्वेश्चन है आरजेएस में, क्या था ऑप्शन? ये तो दिए ही थे ऑप्शन में, ये सन, स्पाउस, डॉटर, और क्या लिखा था? सिस्टर। क्या लिखा था? सिस्टर। और पूछा था इनमें से कौन नहीं आएगा टीनेंट के साथ, तो सन, स्पाउस, सॉरी, स्पाउस, सन, डॉटर, मदर, फादर तो है, सिस्टर नहीं है। अब घुमा घुमा के क्या देगा? सिस्टर दे सकता है, फादर इन लॉ दे सकता है, ब्रदर दे सकता है। तो आपको ये अगर चार वर्ड याद हैं तो आप फिर किसी से कंफ्यूज नहीं होगे। क्लियर। नेक्स्ट आता है हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है प्रीमाइसिस की। ये वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, दो बार तो प्री में मैं देख चुकी हूँ, और मेंस वगैरह में भी आ जाए, पहले आती थी क्योंकि जब पेपर बहुत लेंदी होते थे तो छोटे छोटे 3-3 नंबर के भी क्वेश्चन आते थे, तो उसमें आ भी जाए, नो डाउट, कोई भरोसा नहीं है दोबारा फिर से। तो 2F में है प्रीमाइसिस की डेफिनेशन, क्या कहता है? एनी लैंड, मतलब कोई भी भूमि, कोई जमीन जो एग्रीकल्चर की नहीं है, समझे? किसकी नहीं है? अदर देन एग्रीकल्चर लैंड। प्री में कंसेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है, एक एक लाइन से क्वेश्चन बनता है। और कोई ऐसी बिल्डिंग या उस बिल्डिंग का पार्ट, ठीक है, जो क्या है? अदर देन फार्म है और रेंट पे दिया जा रहा है एज रेजिडेंशियल और कमर्शियल। ठीक है, तो वो सभी क्या कहलाएगा? प्रीमाइसिस कहलाएंगे। करेक्ट। अब आते हैं प्रीमाइसिस में क्या इंक्लूड है। ये देखो, क्या हिंदी इंग्लिश दोनों बनाया है ना, इसलिए यहाँ पे ऐसा हो गया, लेकिन हिंदी वाले हिंदी में देखो और इंग्लिश वाले इंग्लिश में देखो, थोड़ा मतलब ही बन जाया करो। अब हम देखते हैं क्या इंक्लूड है इस प्रीमाइसिस की डेफिनेशन में। इंक्लूड किया गया है, पहला गार्डन, ग्राउंड, गोडाउन, गैराज, सब जी से हैं। सारी जी वाली चीजें इंक्लूड कर दी गई, देखो, गार्डन, ग्राउंड, गोडाउन, गैरेज हो गए। आउट हाउस विच इज अपर्टिनेंट, अपर्टिनेंट का मतलब होता है संलग्न, जो जुड़े हुए हैं किससे? मेन बिल्डिंग से, जिसके साथ आप रह रहे हो। अब देखो, एक किराए पे आपने मकान लिया, उसका जो गार्डन है उसका थोड़ी अलग से पैसा या जो भी अलग से लगता है, लेकिन अब अलग थोड़ी है कि गार्डन दे दो किसी को, रेस्टोरेंट वाले को मकान दे दो आपको, ऐसा नहीं होता है। वो सब भी इसमें इंक्लूड है, किसमें? प्रेमाइसिस में। नेक्स्ट क्या इंक्लूड है? वेरी इंपॉर्टेंट, फर्नीचर सप्लाइड बाय लैंडलॉर्ड, अगर फर्नीचर कोई दिया है लैंडलॉर्ड ने तो वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। और एनी फिटिंग्स, जो ये बिजली की फिटिंग होती है, नल, पानी, गीजर की, एसी की फिटिंग्स होती है, ये सब भी उसमें इंक्लूड होती है। ठीक है, आजकल तो माइक्रोवेव और ये सब पता नहीं क्या क्या फिट होके आने लग गया, चिमनी वगैरह। नेक्स्ट आता है एनी लैंड अपर्टिनेंट टू, जो बिल्डिंग है या उसका पार्ट है उसके साथ कोई अपर्टिनेंट, अपर्टिनेंट का मतलब संलग्न, हम देख चुके हैं। तो ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ से क्वेश्चन इंक्लूड से आता है, बट डज नॉट इंक्लूड, ये उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हमेशा याद रखना, मेन जो प्रोविजन होता है ना, वहां से सवाल आए ना आए, जो एक्सेप्शन, एक्सप्लेनेशन, इलस्ट्रेशन होते हैं, वहां से प्रोविजो हो, वहां से हमेशा आपका क्वेश्चन बनता ही बनता है। बट डज नॉट इंक्लूड, क्या क्या इंक्लूड नहीं है? रूम इन होटल, धर्मशाला, इन, सराय, लॉज, हाउस, बोर्डिंग हाउस, हॉस्टल, इनके रूम क्या हैं कि वो जो प्रीमाइसेस है वो इंक्लूड नहीं है। ये इनका बिजनेस अलग होता है, ये पर डे के हिसाब से चलते हैं। मेरे साथ भी हो चुका है कई बार, जैसे हम लोग जब स्टूडेंट थे और रेत कोटा वगैरह में रहते थे, तो वहां पर वो यही कहते हैं कि बेटा हमारा हॉस्टल की तरह तो है नहीं, 5 दिन रहे तो 5 दिन का किराया महीने भर का लगेगा, चाहे एक दिन ऊपर हो जाए। ठीक है,
अब उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन। कहते हैं कि अगर कोई स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, तो कभी भी टॉप जो होती है, ऊपर रूफ टॉप जो होती है, वो इंक्लूड नहीं होती। नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द प्रेमाइसिस, नॉट, कभी भी छत इंक्लूड नहीं है। दिल्ली वगैरह में आप जाओ, छत किसी और को देते हैं, ऐसा होता है बहुत बार। ठीक है, ये हुआ आपका पार्ट 2 कंप्लीट। और आप हमारा बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, सो पूरा सिलेबस कराया जाएगा बाकायदा आपका। ठीक है, और अभी बिल्कुल सही समय है, आने वाली है वैकेंसी। मैं फिर कह रही हूँ, ज़्यादा ओपनली हम यहाँ पे बोल नहीं सकते हैं। 1 सितंबर से हमारा बैच स्टार्ट हो रहा है, आरजेस का बैच 2 है। मैं फिर से बता दूँ, बैच 1 हमारा कंप्लीट हो चुका है, ये बैच 2 है। ठीक है, थैंक यू सो मच।